दोस्तों अभी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बायोलॉजी की क्वेश्चन सीरीज में आज ये हमारा दूसरा पार्ट है। और दोस्तों इससे पहले हमने पहले पार्ट में टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर किया था। दोस्तों आई होप आपको वह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा शामिल किए गए थे उसमें वो सब आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता हो सीरीज में सेट में 30 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, लेकिन आपको 90 प्लस क्वेश्चन की तैयारी होने वाली है। जैसा कि पहले पार्ट में हमने कराया था, टॉप 30 क्वेश्चन को लेकर 90 प्लस क्वेश्चन को कवर किया था। तो देखना दोस्तों, जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, फिर आप देखना कि टॉप 30 क्वेश्चन में से हम कैसे 90 प्लस क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि कीटों का अध्ययन कहलाता है। तो बताइए कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और ये वाला क्वेश्चन भी पिछली कुछ परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, और आगे भी आने की संभावना है। तो चलिए बताइए कीटों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है कीटों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या मैलेकोलॉजी। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एंटोमोलॉजी। ठीक है, कीटों के अध्ययन को कहते हैं हम एंटोमोलॉजी। और दोस्तों यहीं पर मैं आपको बताऊं कि इक्थियोलॉजी किसे कहते हैं। तो इक्थियोलॉजी दोस्तों जो मछलियों की संरचना जो होती है, मछलियों की संरचना और उसके कार्यकी का अध्ययन किया जाता है इक्थियोलॉजी में। ठीक है, मछलियों की संरचना और कार्यकी का अध्ययन किया जाता है इक्थियोलॉजी में। पैरासिटोलॉजी, जैसा कि आपको पता हो, पैरासाइट मीन्स क्या होता है, परजीवी। पैरासाइट मीन्स क्या होता है, परजीवी होता है। तो इसमें परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है पैरासिटोलॉजी में। कुछ तो हमारी जो लॉजी होती हैं, जो शाखाएं हैं, कुछ नाम से ही जो उनके जो शाखाओं के नाम होते हैं, जैसे परजीवी है, परजीवी को हम पैरासाइट बोलते हैं, तो पैरासिटोलॉजी हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे आते हैं जो नामों के अकॉर्डिंग उनके शाखाओं के नाम होते हैं। तो इनको आप याद रखना, यहाँ थोड़ा आसान हो जाता है ऑप्शन लगाना। चलिए लास्ट देखते हैं, मेलेकोलॉजी क्या होता है। ये थोड़ा न्यू होगा आपके लिए, मेलेकोलॉजी। तो दोस्तों जो मेलेकोलॉजी होता है वह होता है जो मोलस्का संघ होता है उसका अध्ययन। मोलस्का जो जीव होते हैं, मोलस्का संघ के जो जीव होते हैं उनका अध्ययन, ये हमारा एक संघ होता है। इसमें ये जो जीव होते हैं जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं इसमें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा जो हमारा संघ होता है वो ऑर्थोपोडा होता है। ऑर्थोपोडा संघ सबसे बड़ा होता है, उसमें सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर का जो हमारा जो संघ है जो वो है मोलस्का संघ। ये जो संघ होते हैं, ये वाले जो संघ है मोलस्का और ऑर्थोपोडा, और इसमें सिलेंट्रेटा बहुत सारे आते हैं, एलवन थी जाता है, एलवन थी जाता है, और भी बहुत सारे हैं। तो दोस्तों पोरीफेरा आता है। तो ये वाले जो होते हैं ये अकशेरुकी संघ के होते हैं। कौन से? अकशेरुकी संघ। तो अकशेरुकी। तो दोस्तों अकशेरुकी और कशेरुकी में क्या अंतर होता है तो बताइए, पता है? तो दोस्तों जो कशेरुकी होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं और अकशेरुकी होते हैं इनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना। तो ये जो संघ हैं हमारे, तो ये आते हैं अकशेरुकी संघ में, और इसमें सबसे जो बड़ा संघ है वो है ऑर्थोपोडा, उसके बाद है दूसरे नंबर का मोलस्का। तो मोलस्का के जीवों का अध्ययन होता है मेलेकोलॉजी। ठीक है, इनके जो जीव होते हैं इनके ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है ऊपर। ठीक है, जो इनका कवर होता है ऊपर का वो कैल्शियम कार्बोनेट का कवर होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हुए होंगे आपके। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में से। तो यही तो मैंने बताया था, बेशक 30 क्वेश्चन है इसमें, लेकिन हम बहुत सारे क्वेश्चन कवर करते हैं सेट में। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, पहले पार्ट को आप अवश्य देखें, उसमें भी हमने कम से कम 100 क्वेश्चन को कवर किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि मेमथ पूर्वज हैं। बताइए मेमथ किसके पूर्वज थे। तो कुत्ते का, घोड़े का, शेर का, हाथी का। तो बताइए मेमथ किसके पूर्वज थे, पता है आपको? बताइए।
दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ठीक है, 15 प्लस सही करके दिखाइए तो आपकी तैयारी अच्छी है, मैं मानता हूं, ये मेरा मानना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तो इसका जो राइट आंसर है वह है हाथी का। ठीक है, जो मेमथ थे वह हाथी के पूर्वज थे। ठीक है दोस्तों, और ये अब जो है ना विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखना, जो मेमथ हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, तो बताइए गर्म रुधिर वाले क्या बोला जाता है उनको? गर्म रुधिर वाले जो होते हैं, पता है आपको? बताइए, जो गर्म रुधिर वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं हम समतापी। क्या बोलते हैं? समतापी। और जो ठंडे रुधिर वाले होते हैं उन्हें असमतापी। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो बताइए, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि जो समतापी होते हैं, गर्म रुधिर वाले होते हैं, वे अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, या वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। तो बताइए दोस्तों, जो हमारे समतापी होते हैं जंतु, वे जो अपने टेम्परेचर को, बॉडी का जो उनका टेम्परेचर होता है वह वातावरण के टेम्परेचर से नीचा रखते हैं या ऊंचा रखते हैं या हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारे होते हैं ना समतापी, वार्म ब्लडेड, इनको बोला जाता है वार्म ब्लडेड। ठीक है, जैसे इनमें कौन कौन से आते हैं? समतापी में आते हैं हमारे जैसे पक्षी, है ना, स्तनधारी। तो याद रखना ये आते हैं हमारे गर्म रुधिर वाले होते हैं। ठीक है, समतापी। तो ये जो है हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को तापमान के अकॉर्डिंग हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। जैसा टेम्परेचर होता है वैसा ये अपना उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और वहीं हम ठंडे रुधिर वाले जंतुओं की बात करें तो उनमें जो असमतापी जो होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, तो उसमें आती हैं हमारी मछलियाँ, और उसमें आते हैं उभयचर। ठीक है, और उसमें आते हैं सरीसृप। ठीक है दोस्तों, और आते हैं उसमें सरीसृप। तो ये होते हैं हमारे कोल्ड ब्लडेड। इनका ताप जो है वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, इनका ताप जो है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, मतलब वातावरण का जो टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग घटता बढ़ता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि चट्टान पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो बताइए चट्टानों पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? अधपादपीय, तवड़ोद्भिद, तवड़ोद्भिद नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहाँ लवड़ोद्भिद होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मरूदभिद, शैलोद्भिद। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो चट्टानों पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है शैलोद्भिद। ठीक है, यहां पर आ रहा है देखिए, शैल, चट्टान। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है जो उसका आंसर सीधा यहीं से पता चल रहा है कि चट्टान जो होती है शैल, शैल में उगने वाले शैलोद्भिद। ठीक है ना दोस्तों, शैलोद्भिद कहलाते हैं। यहीं बात करें हम लवड़ोद्भिद की, जो लवड़ोद्भिद होते हैं ये लवड़ी मृदा में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ देखो लवड़ आ रहा है, तो लवड़ी मृदा में उगने वाले पौधे लवड़ोद्भिद कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, मरूदभिद, तो यहाँ देखो मरु आ रहा है, तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं मरूदभिद। इंग्लिश में भी इनके नाम पूछे जाते हैं, कभी कभी ऑप्शन में इंग्लिश में आ जाते हैं। जैसे जो मरूदभिद होता है इसको हम जीरोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स। तो मैंने आपको पहले वाले पार्ट में बोला था, पिछले वाला जो कराया था, कि आप कॉपी पेन लेकर बैठा करें, क्योंकि यहाँ पर ये 30 क्वेश्चन ही कवर नहीं हो रहे हैं आपके, बहुत सारे क्वेश्चन अलग से भी आपको मिलने वाले हैं। तो आप नोट करते जाया करें। ठीक है, जैसे मैं बताता जाता हूँ तो वहाँ पर नोट करते जाया करें। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। ठीक है, मैं स्पीड में बोलता हूँ या धीमे बोलता हूँ या आवाज़ क्लियर नहीं आती है, कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो मरूदभिद जो होते हैं मरुस्थल में उगने वाले पौधे, उन्हें कहते हैं जीरोफाइट्स। ठीक है दोस्तों, और होते हैं हमारे जैसे पानी में उगने वाले पौधे, तो उन्हें कहते हैं हम हाइड्रोफाइट्स। क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स। तो लिखते जाया करिए इन्हें, फिर से मैं बोल देता हूँ आपसे। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स जो पानी में उगने वाले जो पौधे होते हैं, इन्हें हम जैसे हिंदी में बोलें तो क्या, जलोदभिद। ठीक है, तो ये सिंपल है, जो हिंदी वाले हैं
शब्द ये सिंपल है, क्योंकि जल में उगने वाले जलोद्भिद है ना, शैलों में उगने वाले शैलोद्भिद, लवड़ में उगने वाले लवड़ोद्भिद, ठीक है, मरुस्थल में उगने वाले मरुद्भिद। प्रॉब्लम होती है इंग्लिश वालों में, ठीक है। तो जल में उगने वाले हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं, लवड़ीय मृदा में उगने वाले हेलोफाइट, जो लवड़ी मृदा में उगते हैं ना लवड़ोद्भिद, इन्हें कहते हैं हेलोफाइट्स, ठीक है, हेलोफाइट्स, ठीक है। मरुस्थल वाले मैंने बता दिए थे जीरोफाइट्स, बता दिए थे ना, तो बस इन्हें आप याद रखना, ठीक है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, तो हल्के में मत लेना। चलिए आगे है, 5वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है। तो बताइए, कीटाहारी मतलब जो कीटों को खाता है। तो आप कहेंगे पौधे भी कीटों को खाते हैं। हाँ, पौधे भी कीटों को खाते हैं, शायद आपने मूवियों में देखे हो, है ना। ये सब जो है हमारे द्वीपों पर ऐसे ज़्यादातर पाए जाते हैं, जो कीट जो होते हैं पौधे। और बात करें जो हमारे जो वन है, अमेजन के वन वगैरह, और बहुत सारी जगह पाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कहीं पर स्पेशली पाए जाते हो, ठीक है। तो ये कीटाहारी जो पादप हैं, कौन सा है इनमें से? रात की रानी। तो रात की रानी तो घरों में लगे रहते हैं, ये तो है नहीं है। घटपर्डी, गेंदा, गेंदा भी नहीं हो सकता। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट और घटपर्डी, तो इन दोनों में से ये है हमारा आंसर। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है घटपर्डी, ठीक है। क्या है? घटपर्डी। इसके अलावा और भी होते हैं हमारे, एक होता है हमारा ड्रोसेरा, एक होता है हमारा ड्रोसेरा। ये पौधे के नाम है दोस्तों, ठीक है, जो कीटों को खाते हैं। और कीटों को क्यों खाते हैं ये मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले आप पौधे देखिए, नोट कर सकते हैं आप। तो ड्रोसेरा है एक घटपर्डी है, और एक और होता है हमारा शायद याद नहीं आ रहा, चलिए और मैं बताऊंगा, याद आ जाएगा तो ठीक है। कभी भी आगे और भी क्वेश्चन आ जाता है, रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी आगे आ जाएगा तो मैं और बताऊंगा देख के, ठीक है। ड्रोसेरा और घटपर्डी आप याद रखना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा 6वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक तना है? तो बताइए, निम्न में से कौन सा एक तना है? तो तना वाली फसलें, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तना वाली के कौन सी जड़ें हैं, कौन सी तना है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। मैं देखना भी मैं बताऊंगा तो आपको भी ये लगेगा कि अरे ये भी तना में आता है, आप जड़ समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो बताइए कौन सा इनमें से तना है? तो अपना ऑप्शन लगाइए, सलजम, अदरक, गाजर या शकरकंद। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है अदरक, ठीक है। अदरक जो है एक तना होता है। अदरक के अलावा और भी आते हैं, जैसे गन्ना, आलू भी तना में आता है, ठीक है, और हल्दी भी आता है, ठीक है। तो इनको भी आप नोट कर लेना। तो ये भी हमारी तना वाली फसलें हैं, ठीक है। और इसके अलावा जड़ों में, तो जड़ों में हमारी सलजम जड़ों में आती है, और गाजर भी जड़ों में आती है, शकरकंद भी जड़ों में आती है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप देख लेना। चलिए आगे चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है हमारा कि मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन प्राप्त की जाती है। तो चलिए क्वेश्चन में ही ये क्वेश्चन कवर हो गया हमारा कि मलेरिया रोग की एक दवा है, कौन सी? कुनैन। तो वह कहाँ से प्राप्त की जाती है? अब बताना ये है। तो सिनेमन की छाल से, सिनकोना की छाल से, तुलसी की पत्तियों से, कत्था वृक्ष की छाल से। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों जो मलेरिया की जो दवा है कुनैन, वह प्राप्त की जाती है सिनकोना की छाल से। यह एक वृक्ष है हमारा, उसकी छाल से जो है कुनैन प्राप्त की जाती है, ठीक है दोस्तों। याद रखना। और मलेरिया के बारे में मैंने बताया था, मलेरिया किससे होता है? परजीवी किससे होने वाला रोग है? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है मलेरिया, ठीक है। और कौन सा? प्लाज्मोडियम इसका जो प्रोटोजोआ होता है। प्लाज्मोडियम में वैसे बहुत सारे आते हैं, पर प्लाज्मोडियम ही ऑप्शन में आता है, तो याद रखना इसको भी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं। तो बताइए अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? पिछले वाले पार्ट में हमने बताया था कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो वहां पर बताया था ना, है। और जीवन का एक और क्वेश्चन बताया था ऐसे ही, जीवन का भौतिक आधार, ऐसे ही बताया था, ठीक है। क्वेश्चन एक और था, देखना पिछले वाले पार्ट को जिन्होंने नहीं देखा है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहां पर मैंने कवर कराए थे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं। तो बताइए क्या? गुणसूत्र, डीएनए, जीन, केंद्रक, क्या कहते हैं?
तो अनुवांशिकता की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे कहते हैं दोस्तों जीन। क्या कहते हैं? जीन। जीन क्या होती है दोस्तों? जो हमारे क्रोमोजोम होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, जो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं हमारे, तो उन पर स्थित या अति सूक्ष्म संरचना होती है। कैसे? कि जैसे ऐसे ये गुणसूत्र, मैं एक चित्र बनाता हूँ ऐसे, तो इस पर ऐसे इस तरीके से यह एक संरचना होती है जीन। जीन की ऐसे लाखों करोड़ों जीन होती हैं, ठीक है। तो ये एक संरचना होती है। इनसे होता क्या है? ये अनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी करती है, ठीक है। यही इसी जीन के द्वारा जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं उनका जो स्थानांतरण होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, वो किसके द्वारा होता है? जीन के द्वारा, ठीक है दोस्तों, याद रखना। और गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, या 23 जोड़े, ये भी आ जाता है ऑप्शन में, ठीक है दोस्तों। दोनों तरीके से आप देख लेना। तो चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर मैं आपको हाँ बता दूँ, गुणसूत्र दिए हैं तो 46 होते हैं, मैंने बता दिया, ठीक है। डीएनए, डीएनए क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है डीएनए की, तो वो होती है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब इतना ही देख लेना। और वहीं आरएनए की बात करें तो आरएनए में ये डाई नहीं लगा रहता है, बस डाईऑक्सी नहीं लगा रहता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इतना ये याद रखना, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं। और केंद्रक की बात करें तो हमारी कोशिका में जो है केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अलावा बहुत कुछ पाया जाता है कोशिका में। जब हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज बायोलॉजी को, तब वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा साइटोलॉजी में कि केंद्रक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, लाइसोसोम, राइसोसोम, गोल्जी काय, ठीक है, और सेल वॉल, बहुत कुछ पाया जाता है सेल में। बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है हमारा सेल का, ठीक है। तो यहाँ जो केंद्रक पाया जाता है, इसी में डीएनए पाया जाता है हमारे केंद्रक में, ठीक है, ये भी आप याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक का स्रोत है? तो बताइए जैव उर्वरक का स्रोत कौन सा है इसमें? यीस्ट, क्लोरेला, एजोला, मोल्ड। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है एजोला। दोस्तों याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। एजोला क्या है? जैव उर्वरक होता है एक, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए प्रयोग किए जाते हैं एजोला के अलावा। इसमें जैसे वो आता है राइजोबियम आता है, और एजेटोबैक्टर आता है, एजेटोबैक्टर आता है, ठीक है, और एक बीजीए आता है, बीजीए, और एक आता है एसेटोबैक्टर। जैसे एजेटोबैक्टर है वैसे ही एसेटोबैक्टर, ठीक है दोस्तों, तो याद रखना। तो दोस्तों इन सबको आप नोट करते जाइए। मैं फिर से आपसे बोल देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे एक साथ, आपको किताब में इस तरीके से नहीं मिलेंगे जैसे मैं आपको यहाँ कवर करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन जो हमारा है उसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन के अलावा यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन कवर हो जाएं, तो बताइए अच्छा है या नहीं है? बताइए, ठीक है। और वैसे भी आपको बता दिया जाता है कि जो चीज़ होती है उस सब के बारे में फुल डिटेल में आपको देता हूँ हर क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, और दोस्तों यह सीरीज आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आप बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को शेयर करें और दोस्तों में बताएं, ठीक है। इस तरीके की मतलब प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको दे रहा हूँ, तो आई होप आपकी समझ में आ रहे होंगे और सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते? तो बताइए दोस्तों, जो हमारे जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या जो हम अपने अकॉर्डिंग बात करें मनुष्य में, तो कितने पाए जाते हैं? 46। तो ऐसा कौन सा जीव है जिसमें गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो अच्छा क्वेश्चन है ना। तो बताइए क्या बंदर, चीता, तितली, छिपकली? तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है छिपकली, ठीक है, छिपकली। इसमें लिंग का जो निर्धारण होता है वो पर्यावरणीय ताप से होता है, तो इतना आप याद रखना, इसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, ठीक है।
जो पर्यावरण का जो टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग लिंग का निर्धारण होता है छिपकलियों में। ठीक है दोस्तों, चलिए। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो बताइए, हमारा शरीर जो है बहुत सारी लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वहीं पेड़ पौधे भी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए कि जो हमारी कोशिका है और पेड़ों की कोशिका है उनमें अंतर क्या है, किस प्रकार भिन्न है दोनों एक दूसरे से? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, कोशिका केंद्रक। तो बताइए दोस्तों, जैसी हमारी सेल है तो क्या ये एक सेल हमने ये बना दी जंतु की, तो एक और सेल बना दी हमने पेड़ पौधे में, ठीक है, पादप की। तो बताइए इन दोनों में अंतर क्या है? क्या इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती है? कुछ तो अलग होगा। तो बताइए, तो पहले तो मैं इसका आंसर बता दूं, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है कोशिका भित्ति। ठीक है, इसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल क्या कहते हैं? सेल वॉल। वॉल माने क्या होती है? दीवार। सेल में सेल की दीवार, तो दीवार मतलब ये बाहर का जो आवरण है ना, तो यही होती है हमारी सेल वॉल। भित्ति कहते हैं इसको, कोशिका भित्ति, ये जो बाहर का जो आवरण है। ठीक है, जैसे हमारा रूम होगा तो रूम के चारों ओर जो हमारी दीवार लगी होती है ना, तो उसी तरीके से ये है सेल वॉल। ठीक है दोस्तों, तो इसमें होता क्या है कि जो पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? देखिए, एक और क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कवर होने वाला है यहाँ से, सेलुलोज। ठीक है, तो सेलुलोज की बनी होती है हमारी पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति। ठीक है दोस्तों, और ये जो हमारे मनुष्य की होती है, ये हमारी कोशिका भित्ति, इसमें जो सेलुलोज वगैरह इसकी नहीं बनी होती है, ये यहाँ से ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये कठोर होती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना यहाँ से। बाकी अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जीव द्रव्य है, कोशिका केंद्र है, ये सब इसमें दोनों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना आप देख लेना, बस कोशिका भित्ति का ही डिफरेंट होता है इन दोनों में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ से हो गया ना आपका, क्लियर है? तो बस याद रखना, अगर पूछ लिया जाता है कि पौधों की सेल की कोशिका मतलब जो सेल की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, तो किसकी? सेलुलोज की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो बताइए दोस्तों, कितनी अस्थियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में? 28, 30, 32 या 40? तो कितनी होती हैं? तो वह होती हैं 28। ठीक है, तो खोपड़ी में मनुष्य की कितनी अस्थियां होती हैं? 28। होती कैसे कैसे हैं तो बता दूं थोड़ा सा, लिखने वाले तो वेट कर रहे होंगे कि मैं कुछ बता रहा हूँ, शायद आगे बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो दोस्तों जो कपाल होता है, ऊपर का जो कवर होता है, तो उसमें 8 होती हैं। ठीक है, कपाल जो ऊपर की साइड जो ऊपर का होता है जो हमारा, ठीक है, सर पे। चेहरे में होती हैं हमारी 14। ठीक है, और जो हमारी कान नाक मिलाकर ये हो जाती है हमारी 6। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी खोपड़ी में होती हैं कितनी? 28 अस्थियां। क्लियर है ना? चलिए, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो सबसे कठोर भाग शरीर का क्या है? अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन, सीमेंटम। तो बताइए, अस्थि तो समझ में आया होगा, आगे के 3 ऊपर होके गए होंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही है ना? नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इनकी समझ में 4 ऑप्शन आ गए होंगे। तो बताइए दोस्तों, जो पढ़ते हैं अच्छे से अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता होगा, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा किसी को नहीं पता है। तो बताइए दोस्तों, क्या है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बस वह है दंतवल्क। क्यों? इसी को हम कहते हैं इनेवल। तो दोस्तों इनेमल के नाम से ज़्यादातर क्या बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा कि सबसे कठोर भाग क्या होता है? दांतों का इनेमल। लेकिन हिंदी में नाम शायद ही पता हो, तो इसलिए मैंने यह क्वेश्चन इसमें शामिल किया है। क्योंकि कभी भी एग्जाम में जैसे क्वेश्चन जो हमें पेपर टफ करना होता है तो इसी तरीके से आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दंतवल्क होता है शरीर का सबसे दृढ़ भाग, इसी को कहते हैं इनेमल, जो कि किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लेना, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो बताइए, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसको तो सब बता देंगे, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, WBC।
तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है क्या, प्लाज्मा नहीं है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन के बारे में पिछले जो पार्ट कराया था पहला वाला, तो उसमें हमने बताया था कि पहले क्वेश्चन था कि हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन होती है और जिसका काम होता है ऑक्सीजन को फेफड़ों से सेल के पास ले जाना। ठीक है, और इसमें लोहे की मात्रा हीमोग्लोबिन में पाई जाती है और इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो कितने क्वेश्चन हीमोग्लोबिन से क्लियर हो गए हैं आपके, तो बताइए अच्छा लग रहा है ना। अंत तक देखना, 30 क्वेश्चन जाना मत बीच में छोड़ के। ठीक है, बहुत कुछ सीखने वाले हो और यकीन करना अगर आप बायोलॉजी की सीरीज के साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे और अपने दोस्तों को जोड़ेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों प्लाज्मा के बारे में बताऊं, प्लाज्मा क्या होता है, क्या होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा दोस्तों जैसे देखा होगा, हाथ कट जाए तो हाथ कटने के बाद में जैसे हमारा ब्लड निकलता है, तो ब्लड निकलने के बाद में कुछ देर बाद वह क्लॉट हो जाता है, मतलब जम जाता है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग के बाद में साइड में पीला पीला सा दिखाई देता है, जो उसके चारों तरफ पीला पीला सा दिखाई देता है, वही होता है प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप देख लेना। WBC जानते हैं आप, वाइट ब्लड कॉर्पसस, है ना, पता है। इनका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है, तो इसको भी आप याद रखना। और हमारी जो है इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाए रखती हैं WBC। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पिछली वीडियो में बताया था मैंने। और लिम्फोसाइट जो होती हैं, इसी के 2 प्रकार होते हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है, जो सेल होती हैं, तो ये किसके लिए जिम्मेदार होती हैं बताइए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है। जो ब्लड प्रेशर, जो BP हम चेक करते हैं, डॉक्टर की दुकान पे आपने देखा होगा कि ऐसे हाथ से, एक हाथ से ऐसे फुलाते हैं उसको, फिर मीटर ऊपर जाता है, फिर से उसको छोड़ देते हैं, है ना, बाजू में पहले उसको कवर करते हैं। तो ये सब आपने देखा होगा, लेकिन आपको नाम शायद पता हो तो बताइए ऑप्शन में, है बताइए क्या है रक्त दाब को मापने वाला यंत्र। स्पेरोमीटर, हाइड्रोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर, मल्टीमीटर। तो क्या है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों वह है स्फिग्नोमेनोमीटर। ठीक है, ये होता है हमारा जो BP चेक करते हैं, वो जो मापक यंत्र। ठीक है दोस्तों, और हाइड्रोमीटर की बात करें, यह जल का घनत्व मापता है, इसको याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। तो बताइए यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। जो बॉडी में जो यूरिया हमारा जो यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकलता है, जो कि हमारा एक उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ है ना, मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है यूरिया। तो बताइए किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। आंत, आमाशय, प्लीहा, गुर्दा। तो बताइए क्या है। तो जो प्यूरिफिकेशन का काम करता है, कौन करता है, गुर्दा, किडनी। तो किडनी के द्वारा एक हमारी विधि होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस विधि के द्वारा क्या होता है कि रुधिर से यूरिया को पृथक किया जाता है गुर्दे के द्वारा। ठीक है, यूरिया क्या है हमारा उत्सर्जी पदार्थ है, एक्सक्रेटरी एक जो पदार्थ है। ठीक है, जो जिसको शरीर से निकालना आवश्यक होता है, निकाला जाता है, और जो मूत्र के माध्यम से बाहर निकलता है। तो इसको आप याद रखना। ठीक है, आंत की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग इंटेस्टाइन, दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे जब डाइजेशन सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तब पढ़ेंगे, वहाँ देखेंगे अच्छे से। आमाशय के बारे में देखेंगे, प्लीहा, प्लीहा के बारे में देखेंगे। ठीक है, प्लीहा में क्या होता है। ठीक है दोस्तों, RBC का कब्रिस्तान कहते हैं इसको। तो चलिए ये सब देखेंगे हम बाद में, इतना ही याद रखना अभी। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। तो जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है पौधों में, जो खाना बनाते हैं पौधे, तो उसमें सबसे प्रभावकारी कौन सा प्रकाश होता है, कौन से प्रकाश का यूज सबसे अधिक किया जाता है पौधों के द्वारा। बताइए फोटोसिंथेसिस में लाल, नीला, हरा, बैंगनी। तो क्या है इसका राइट आंसर। सबसे अधिक की बात हो रही है, तो दोस्तों सबसे अधिक किया जाता है लाल का। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे किया जाता है नीले का। तो याद रखना, लाल और नीला जो होता है, इसको क्लोरोफिल जो पाया जाता है ना पौधों में, क्लोरोफिल, पर्ण हरित
नाम सुना है, जिनके कारण पत्तियों का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, क्लोरोफिल, उसके द्वारा सबसे ज्यादा अवशोषण इन दो कलर का ही किया जाता है, पहले नंबर पर लाल का, दूसरे नंबर पर नीले का। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना। तो चलिए आगे देखते हैं। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है, तो बताइए पौधों में फ्लोएम, ये हमारे ऊतक होते हैं, फ्लोएम और जाइलम, दो होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। ठीक है, दोनों के बारे में बताऊंगा मैं अभी। तो फ्लोएम का काम क्या होता है? आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए, जल वहन के लिए। तो क्या है इसका आंसर? तो दोस्तों जो फ्लोएम होता है उसका काम होता है आहार वहन के लिए। ठीक है, जो पौधों का जो आहार होता है, जो उसका जो वहन करता है वो करते हैं हमारे फ्लोएम। और जाइलम का काम होता है, यह करता है जल का वहन। तो जाइलम में ही आ रहा है जल, तो जल का वहन। ठीक है, कैसे जो पौधे होते हैं जो कहाँ से अपना जो पोषण प्राप्त करते हैं, एक तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और जो खनिज तत्व होते हैं वह जमीन से, भूमि से लेते हैं। तो जो आहार होता है उसको ले जाता है फ्लोएम, और जो नीचे से जो जल जाता है ऊपर केशकत्व विधि के द्वारा, वह जाता है जाइलम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो दोनों आपके कवर हो गए होंगे, यहाँ से फ्लोएम भी समझ में आ गया होगा और जाइलम भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो बताइए विटामिन ए हमारी बॉडी में कहाँ संचित रहता है? यकृत में, आमाशय में, तिल्ली में, उदर में। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना दोस्तों इसको। ठीक है, तो विटामिन ए सबसे अधिक संचित रहता है कहाँ पर? यकृत में। ठीक है, तो याद रखना इसको। आगे देखते हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि मछली के जो लीवर ऑयल में पाया जाता है सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए, उसको भी याद रखना। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो कोबाल्ट धातु पाया जाता है दोस्तों विटामिन B12 में। ठीक है, तो विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट धातु। ठीक है, कोबाल्ट धातु क्यों पाई जाती है? इसी का जो रासायनिक जो केमिकल नेम होता है B12 का, वह होता है साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन। ठीक है, तो उसी में आ रहा है कोबाल, तो साइनोकोबालमिन। और B6 का होता है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। और B2 का होता है राइबोफ्लेविन, और B1 का होता है थाइमिन। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, तो इसलिए ना थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो 3 थंबनेल पे देखेंगे कि 30 क्वेश्चन बस और वीडियो 40 मिनट की, तो क्या है इसमें 40 मिनट इतना वेस्ट करेंगे हम, तो ये सोचते हैं, मुझे पता है। पर जो भी व्यक्ति हैं जो देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि यहाँ से हमारा कितना कवर हो रहा है और कितना अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, कितनी अच्छी तैयारी आपकी हो रही है। तो प्लीज़ दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें दोस्तों में और उनको बताएं। ठीक है, हमारी सीरीज के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा कि इंसुलिन होता है, तो इंसुलिन क्या होता है? स्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा? तो बताइए इंसुलिन के बारे में शायद आप जानते हो, हैं? बताएंगे अभी, बताइए इंसुलिन होता है क्या है इंसुलिन? तो दोस्तों जो इंसुलिन होता है वह होता है क्या? प्रोटीन का बना होता है इंसुलिन। ठीक है, ये एक हार्मोन होता है, पेप्टाइड हार्मोन बोला जाता है इसको, पेप्टाइड हार्मोन। तो एक हमारा हार्मोन होता है जो कि बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है, बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। अब आप कहेंगे बीटा कोशिका कहाँ होती है? तो दोस्तों जो बीटा कोशिका होती हैं, तो मैं अभी यहाँ पर आपको बता दूँ, जो अग्नाशय होता है हमारा पैनक्रियाज, इसमें 2 तरह की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में लैंगर हैंस की द्वीपिकाएँ होती हैं, उनके द्वारा एल्फा बीटा जो होती हैं हमारे क्या होती हैं? कोशिका होती हैं, वहाँ से ये एक इंसुलिन निकाला जाता है और एक ग्लूकागॉन। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं सब दोस्तों इंपॉर्टेंट है, किसी को भी हल्के में मत लेना आप। ठीक है, तो बताइए कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? फाइट एंड फ्लाइट, तो इंसुलिन, एड्रीनेलिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों वह होता है एड्रीनेलिन। ठीक है, एड्रीनेलिन हार्मोन होता है हमारा लड़ो और उड़ो हार्मोन।
ठीक है, इसको आप देख लेना, याद रखना। और जो एड्रीनेलिन होता है, जो हमारी जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर एक भाग होता है, वहाँ से निकलता है एड्रीनेलिन ग्रंथि पाई जाती है, वहाँ से निकलता है ये इमरजेंसी के दौरान जो काम करता है लड़ो और उड़ो, ठीक है, डिसीजन लेने में। तो इसके बारे में हम बताएंगे आपको जब हम पढ़ेंगे अच्छे से। और तो बस इतना याद रखना, लड़ो और उड़ो हार्मोन कौन सा है, एड्रीनेलिन। आगे देखिए, निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। तो परजीवी पौधा कौन सा है, घटपर्णी, अमरवेल, ब्लैडरवर्ट, सूरजमुखी। तो ये तो आप बता देंगे शायद आसानी से, अमरवेल होता है हमारा परजीवी। परजीवी पौधे वे होते हैं जो किसी पौधे पर रहते हैं और उन्हीं से पोषण प्राप्त करते हैं और उनको क्षति पहुंचाते हैं। तो अमरवेल आपने देखी होगी, पीली पीली, ठीक है, छोटे छोटे वो धारीदार होती है। तो वह किसी भी पौधे पर अगर वह हो जाए तो उस पौधे को वो नष्ट कर देती है और खुद हरी भरी रहती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है, तो मलेरिया